यस एवरीवन गो अहेड। सानिध्य, बोलो आपके हाँ। डाउट्स। यस ओके, बोलो सर। सब लोग डाउट भेज दो फॉस्फोरस का फटाफट। रिएक्शन हम्म। फॉस्फोरस विद भेजा है सर। सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस का हाँ, रिएक्शन। फॉस्फोरस विद सल्फ्यूरिक उसको एसिड बैलेंस ना। करने का कोई ट्रिक? वही। हम्म। ओके, और सारे डाउट सर तो फटाफट बोल दो सब लोग। हाँ वही। और किसी को कोई डाउट है, सारे डाउट फटाफट बोल दो, फिर इससे स्टार्ट करते हैं। बोलो, उससे यस रिलेटेड कोई डाउट है और तो एक साथ बोल दो चलो फटाफट। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला है, उसमें जो सिंपलेस्ट रेशियो डेसिमल में हुआ तो उसको इंटीजर हम्म। के साथ मल्टीप्लाई करना है या राउंड ऑफ? अच्छा, ओके, और बता रहा हूँ, एम्पेरिकल का ही बता रहा हूँ, और डाउट पूछ लो एक साथ, फिर फटाफट स्टार्ट करता हूँ। डाउट पूछ लो, फिर एक साथ सारे लिंक मैं ले लेता हूँ। डाउट्स फटाफट पूछ लो, मुझे नहीं लगता इतना केमिस्ट्री सबको आता है। डाउट्स पूछो तो सर डाउट को पूछ लो, इजी फिर एक रहेगा, लिंक फ्लो में रहेगा। फटाफट फटाफट ले लेता हूँ। सर जो केमिकल इक्वेशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना, वो थोड़े से टफ लग रहे हैं। केमिकल। इक्वेशंस। अच्छा, केमिकल इक्वेशंस वाले। और केमिकल इक्वेशंस वाले, ठीक है, और क्या। बोलो और। केमिकल इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम वो भी लेता हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला, फॉस्फोरस वाला रिएक्शन। ठीक है, और बस इतना डाउट है, और कोई डाउट नहीं किसी को, और कोई डाउट नहीं किसी को। जिसको बस डाउट इतना नहीं डाउट है। उन्हीं के ऊपर चलो डाउट है चलो मेरे को। चलो चलो सर स्टार्ट हाँ, यस करते हैं। आरुषि, आरुषि आज। हाँ, बोल बोल। इस्टरिफिकेशन वाला जो रिएक्शन है वो मेरे को मतलब अच्छे से नहीं समझा, मतलब उसका मतलब ही क्या है वो नहीं समझा, मतलब रिएक्शन समझा है बट वो उसका हम्म। मतलब नहीं समझा। स्टिफिकेशन वाला। हाँ। ओके, ठीक है, और बस इतना ही, चलो स्टार्ट करते हैं। सर तो सर सिर्फ मेरा ये रहेगा, अगर आफ्टर ये अगर टाइम बचता है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, कि व्हाट हाँ यू ऑब्जर्व वाले क्वेश्चंस आते हैं, कलर वगैरह हाँ ऑब्जर्व करने की, वो बहुत सारे लोगों के हाँ। दिमाग में बैठते नहीं है। सो इफ ओके। टाइम बचता है तो वो थोड़ा इनको करा दीजिए, और थोड़ा बेसिक उन लोगों को हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ओके ठीक है, चलो ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर, यस। ओके ठीक है, वेट अ सेक। चलो, स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो ऑडिबल है। स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो ऑडिबल है। यस सर। ओके, यस सर। चलो। तो एक मैं 2 मिनट का क्विक रिकैप ले लेता हूँ, और जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो भी ले लेता हूँ, और जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन है वो भी यहीं पे आ जाएगा, एक साथ ले लेते हैं। और तेरा डाउट भी ले लेते हैं साथ में, फॉस्फोरस वाला वो भी ले लेंगे, सब एक साथ ले लेते हैं फटाफट, चलो। तो अभी ये, हाँ, तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले। तो मैंने कुछ ऑलरेडी कुछ छोटी छोटी चीजें लिख के रखी है, इसी को यूज कर लेते हैं। अब ये अगर एक रिलेशन तुम्हें याद हो जाएगा तो पीरियोडिक टेबल का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा, बस ये एक रिलेशन तुम्हें याद होना चाहिए। तो पहला रिलेशन आता है तुम्हारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट एटॉमिक साइज का, कि एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, as well as atomic size is inversely proportional to electron gain enthalpy, as well as atomic size is inversely proportional to electronegativity, as well as atomic size is directly proportional to metallic character। तो किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किस किस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस ये एक रिलेशन याद रख लो, तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि एटॉमिक साइज का खुद का वेरिएशन कैसा है। एटॉमिक साइज में टॉप टू बॉटम अगर तुम जाते हो तो तुम्हारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे हर एक शेल पे, हर एक एलिमेंट पे एक न्यू शेल ऐड होते जाता है। तो अगर शेल बढ़ेगा, तो अगर शेल बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, बट लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर होता है। इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पे जो साइज है वो डिक्रीज होता है।
तो बस ये दो रिलेशन अगर तुम्हें याद हो गई कि एटॉमिक साइज किस किस के साथ कैसा रिलेशन रखता है और एटॉमिक साइज खुद कैसा वेरी होता है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन का सबसे ज्यादा आता है, आना चाहिए था फ्लोरीन का, बट आता है क्लोरीन का। तो पहले क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, इस हिसाब से ऑर्डर लगेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, कभी भी दिख सकता है एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स में, कभी भी दिख सकता है आंसर वन सेंटेंस वगैरह में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरीन पहले आएगा, बाद में फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन लगेगा। अच्छा, तो पीरियोडिक टेबल में इतनी ही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरी चीज आती है वो आता है अपने पास डायरेक्टली मोल कंसेप्ट। तो अगर किसी भी सॉलिड के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो किसी भी सॉलिड के लिए ये एक जनरल रिलेशन याद रख लेना, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जनरल रिलेशन। किसी भी सॉलिड के लिए ये जनरल रिलेशन होता है फॉर एनी सॉलिड, फॉर एनी सॉलिड ये तुम्हारे पास जनरल रिलेशन होता है यहाँ पे, कि वन मोल वन मोल इज इक्वल्स टू वन मोल इज इक्वल्स टू वन मोल इज इक्वल्स टू हाँ, वन मोल इज इक्वल्स टू मोलार मास इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी इनटू Na। तो ये जो रिलेशन है किसी भी सॉलिड के लिए वैलिड होगा। अगर वाटर के लिए कभी क्वेश्चन आता है, तो वन मोल इज इक्वल्स टू 18 ग्राम इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू Na एटम इक्वल्स टू 18 ml। वाटर के लिए पूछा तो याद रखना 18 ml आता है, बी केयरफुल, वाटर के लिए 18 ml आता है। और अगर कोई और गैस के लिए कभी पूछा जाता है तुमसे, फॉर एनी अदर गैस, अगर कोई और गैस के लिए, अगर वाटर नहीं है कोई भी और गैस है, तो गैस के लिए अपने पास रिलेशन होता है वन मोल इज इक्वल्स टू मोलार मास, वन मोल इज इक्वल्स टू मोलार मास इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू एटॉमिसिटी इनटू Na एटम इक्वल्स टू 22.4 लीटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम यूनिट में बहुत गड़बड़ कर देते हो। अगर सीसी लिखा हुआ है तो सीसी से कंफ्यूजन में नहीं जाना है। सीसी दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो या तो एमएल बोलो, एक ही होता है। तो 1 cc इक्वल्स टू 1 ml। तो जहां जहां सीसी दिख जाए उसको एमएल कंसिडर करके आगे चलो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। 1 cc और 1 ml सेम होता है, ठीक है। अगर एक बार एमएल में पहुंच गए तो लीटर और एमएल का कन्वर्जन तो भाई बचपन से पढ़ रहे हो, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। और डीएम क्यूब और लीटर अगेन सेम होता है, डीएम क्यूब और लीटर अगेन सेम होता है। तो ये तीन स्टेटमेंट बेसिकली तुम्हें याद होने चाहिए मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, कि अगर किसी सॉलिड के लिए आया तो अपन रिलेशन अप्लाई करेंगे, किसी अगर पर्टिकुलरली वाटर के लिए पूछा है तो अपन 18 ml इंपॉर्टेंट है, वाटर के लिए 18 ml है। और अदर कोई गैस रहेगा तो उसके लिए 22.4 लीटर या तो डीएम क्यूब बोलो एट एसटीपी, ठीक है। तो वाटर के लिए 18 ml, अगर वाटर को छोड़ के कोई भी और अदर गैस आ जाता है तो 22.4 लीटर ले लेंगे, ओके। फिर ये बेसिक का फॉर्मूला सबको याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स अपॉन Na मॉलिक्यूल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। यहाँ तक पहले क्लियर है, ये फॉर्मूला रिकैप हो गया पहले, इतना याद आ रहा है, इतना याद आ रहा है सबको पहले, बोलो इतना याद आ रहा है सबको पहले, ओके ठीक है। फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसे केसेस भी तुम्हारे पास बहुत आते हैं एग्जाम में, फाइंड नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले अपने को एक चीज पता होना चाहिए कि अपने पास मोल कितना दिया है, सबसे पहला काम ये पता होना चाहिए। या तो हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली मोल लिख के दे दे, अगर डायरेक्ट मोल नहीं दिया है तो 90 ग्राम लिख के दिया है। तो सबसे पहला टारगेट होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू 90 अपॉन 180, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मास अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज का मोलर मास आ जाएगा 180, तो 90 अपॉन 180 1/2 दैट इज 0.5। दूसरा, अब अपने को एक मॉलिक्यूल का अंदर एटॉमिसिटी के बारे में पूरी आइडिया होनी चाहिए। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 में कार्बन के अपने पास 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के अपने पास 12 एटम्स है, ये रहे, और ऑक्सीजन के अपने पास 6 एटम्स है। तो एक मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी कितनी है इसकी आइडिया अपने को क्लियर होना चाहिए। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 में 6 एटम्स ऑफ कार्बन है, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अभी वन मोल, तो जैसे वन मोल अभी यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए अपन डायरेक्टली ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि वन मोल इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी इनटू Na एटम। लेकिन अपने को सिर्फ फिलहाल किसका चाहिए, कार्बन का, तो मैं एटॉमिसिटी सिर्फ किसकी कंसीडर करूंगा, कार्बन की। तो वन मोल ऑफ C6H12O6 इक्वल्स टू 6 इंटू Na एटम्स ऑफ कार्बन। और फिर अपने को
पूछा गया है 0.5 मोल में। अब 1 मोल में 6 इंटू एन आइटम है, तो 0.5 मोल में एक्स होगा। बस यूनिट के नीचे यूनिट रखना, ग्लूकोज के नीचे ग्लूकोज, तो एटम्स के नीचे एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू एन आइटम्स। क्या ये चीज पहले क्लियर है? क्या ये चीज पहले क्लियर है? Yes, sir. ओके, वैसे ही हाइड्रोजन के लिए कर लेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए पूछा है तो मैं यहाँ पे 1 मोल के लिए 1 मोल इक्वल्स टू हाइड्रोजन के इक्वल इक्वेट कर लूंगा। तो 0.5 मोल में कितना आ जाएगा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, गेट द आंसर। वैसे ही अगर मेरे को ऑक्सीजन के लिए पूछे तो ऑक्सीजन के लिए भी कर लूंगा। सपोज अगर मुझे ऐसा ना पूछते हुए टोटल पूछ लिया होता, सपोज मेरे को टोटल पूछ लिया होता, टोटल एटम्स, तो टोटल एटम्स में डायरेक्टली मैं एटोमिसिटी ले लेता। मुझे बताओ ग्लूकोज का एटोमिसिटी कितना आएगा? ग्लूकोज का एटोमिसिटी कितना आएगा? ग्लूकोज का एटोमिसिटी कितना आ जाएगा? ग्लूकोज का एटोमिसिटी कितना आएगा, बोलो फटाफट। When topper of the class is not present. Huh? When topper क्या of बोल the रहे हो? class is not present. देखो यार, क्या बोल रहे हो? एटोमिसिटी कितना आएगा? ग्लूकोज का एटोमिसिटी कितना आएगा? एटोमिसिटी क्लास चालू था, हमारी क्लास चालू। और एटोमिसिटी का मतलब तो पहले पता है ना? एटोमिसिटी का मतलब तो पता है ना पहले? हेलो, 24 होना चाहिए। एटोमिसिटी का मतलब पता है ना? Power. हाँ तो बोलो ना, Number of ग्लूकोज atoms का in one एटोमिसिटी। molecule. हाँ तो बोलो ना फिर, ग्लूकोज का एटोमिसिटी कितना आएगा? 24. हाँ 24 एग्जैक्टली, ग्लूकोज का एटोमिसिटी आ जाएगा 24। तो अगर मेरे को डायरेक्ट पूछा होता टोटल नंबर ऑफ एटम, तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता था टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए, मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में मेरे पास आता है 24 इंटू एन एटम्स। लेकिन मुझे पूछा गया है 0.5 मोल में, तो 0.5 मोल ऑफ C6H12O6 के लिए x लिख लेता, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 24 है। तो 0.5 इंटू 24, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 12 इंटू एन एटम्स। तो डायरेक्टली टोटल एटम पूछा तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते थे, और अगर पूरा निकालने के बाद टोटल पूछा कि इंडिविजुअली बताओ टोटल भी बताओ, तो फिर जो इंडिविजुअल निकाला सबको प्लस कर लो यहाँ पे। तो इसका आंसर आया तुम्हारा 3, इसका आंसर आया तुम्हारा 6, इसका आंसर आया 3, तो प्लस कर लो तो भी तुम्हारा 12 इंटू एन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल निकाल के टोटल पूछे तो डायरेक्ट प्लस कर लो, और अगर डायरेक्ट टोटल पूछा है एमसीक्यू वगैरह में, तो उस केस में डायरेक्टली टोटल निकाल लो। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर जो सर इक्वेशन वाले एटोमिसिटी क्वेश्चन, कैसे निकालते हैं? क्या क्या? एटोमिसिटी फाइंड कैसे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे देख, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास C6H12O6 है, तो C6H12O6 में कार्बन के कितने एटम्स है? कार्बन के कितने एटम है? 6। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6। तो टोटल एटम्स कितने हो गए प्लस कर? 6 + 12 + 6, टोटल प्लस कर कितने हो जाएंगे? 24। 24। हाँ, तो इसके लिए ग्लूकोज का एटोमिसिटी डायरेक्टली अपन ले सकते हैं 24, ग्लूकोज का एटोमिसिटी ले सकते हैं डायरेक्टली 24। इज इट क्लियर? इज यस इट क्लियर? यस ओके चलो। हाँ, फिर जो कैलकुलेशन वाली बात चल रही थी, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है N2 + 3H2 gives you 2NH2, दैट इज हैबर्स प्रोसेस का मैंने एग्जांपल लिया है। अब ये जो मैंने टेबल फॉर्मुलेट किया है ना, ये टेबल को पहले समझ लेना, तुम्हारा काम बहुत इजी हो जाएगा। अगर तुम टेबल को समझ जाते हो, बहुत इजी काम हो जाएगा। जैसे N2 + 3H2 gives you 2NH3। सबसे पहले मैं इसको मोल के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, मैं इसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, मैं वॉल्यूम के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, एटम्स के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, और मास के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। तो जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में N2 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, N2 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मोल आ गया 1 मोल। अब यहाँ पे H2 का कोएफिशिएंट क्या है? 3, तो इसका मोल क्लास कितना आ चालू गया? 3 मोल्स आ गया। और वैसे ही अमोनिया का कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो इसका मोल कितना आ गया? 2 आ गया। तो पहले तो सबसे पहले काम होता है बैलेंस रिएक्शन लिखना। तो जो भी रिएक्शन दिया होगा पहले बैलेंस है कि नहीं है ये चेक कर लो। अगर बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, और बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस कर लो। तो N2 + 3H2 gives 2NH3, तो इसके कोएफिशिएंट अपने को मिल गए, इसके मोल, तो 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। अब अगर मुझे मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में लिखना है, तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा? Na। तो वैसे 3 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा? 3 × Na। वैसे 2 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा? तो 2 × Na।
तो एक मोल में n मॉलिक्यूल है, तो 3 मोल में 3 इंटू n है, 2 मोल में 2 इंटू n है। अगर वॉल्यूम की बात पर चल रही है 1 मोल, हाँ बोल क्या? व्हाट लाइक ये Na है क्या एग्जैक्टली? n है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर अच्छा 23। ओके ओके। तुमको n लिखा होगा क्या? n लिखा है तो भी चलेगा, na लिखो या n लिखो, एक ही बात होती है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो एक मोल में तो उतना बार बार कौन लिखेगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और टाइम वेस्ट है, तो उसका शॉर्टकट है n। तो एक मोल में n मॉलिक्यूल है, तो 3 मोल में 3 इंटू n है, वैसे 2 मोल में 2 इंटू n है। वॉल्यूम की बात करें तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल में आता है 22.4 लीटर, तो वैसे 3 मोल में आ जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज 67.2। और वैसे ही 2 मोल अमोनिया है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 22.4, दैट इज 44.8 लीटर। अब अगर मेरे को सपोज एटम्स के फॉर्मेट में लिखना है रिएक्शन को, तो मैं लिखूंगा अब एटम्स। एटम्स का फॉर्मूला क्या था अपना? एटम्स किसके इक्वल आता था? एटॉमिसिटी इनटू एन। देखो फॉर एनी गैस यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? एक मोल में कितना एटम्स होगा? एटॉमिसिटी इनटू एन एटम्स। एक मोल में कितना होगा? एटॉमिसिटी इनटू एन। तो वैसे ही इसके एक मोल में एटॉमिसिटी कितना है इसका? दो दो एटम्स आ रहे हैं, तो इसका एटम्स बन गया 2 इंटू एन। इसका एटॉमिसिटी कितना है? 2। एक मोल में 2 है, लेकिन अपने पास टोटल कितना मोल है? 3, तो इसके लिए बन जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एन। वैसे इसका एटॉमिसिटी कितना है अपने पास? 3, लेकिन ये एक मोल का 3 है, तो 2 मोल के लिए बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एन। तो बेसिकली नो डाउट अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा तुम्हारा इक्वल्स टू 6n, और ये बन जाएगा यहाँ पे भी 6n। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। na वही होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। अगर मुझे मास के फॉर्मेट में लिखना है, तो अगर मास के फॉर्मेट में लिखना है, तो मास के फॉर्मेट में क्या होता है? 1 मोल इक्वल्स टू मोलर मास। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना आ जाएगा? 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 14 है, तो दो का कितना आ जाएगा? 28 आएगा। वैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 का हो जाएगा 2, तो 3 मोल की बात चल रहा है, तो 3 इंटू 2 6 ग्राम हो जाएगा। वैसे अमोनिया का 17 ग्राम है, लेकिन 2 मोल दिया है, तो 2 इंटू 17 ग्राम हो जाएगा 34 ग्राम। तो ये पहले स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्लियर होने चाहिए। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्लियर है तो अपन आगे जा सकते हैं। हाँ, आईयूपीएसी की भी बात करेंगे, थोड़ा रुक जाओ। अभी जैसे हाँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ बोल। इस पे 2-3 क्वेश्चन कराना ना प्लीज। वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही मैं भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे एक मिनट, ये पीडीएफ तुमको भेजा होगा सर ने, बराबर? देखो अभी यहाँ पे एक सेकंड, जस्ट अ सेक। ओके, देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, ठीक, चलो सबको विजिबल है क्वेश्चन। अब तुमको बोला है गैस M occupies a volume of 1000 cc, that is centimeter cube, ये cubic centimeter, contain X molecules। और तुम्हें पूछा है how many molecules will be present in gas N occupying a volume of 250 cc। पहले तो दो अलग अलग गैस दी है, ये बात को पहले क्लियर समझ लो कि तुम्हें दो अलग अलग गैस दी है। एक दिया है गैस M और एक दिया है तुम्हें गैस N। पहले केस में उसने बोला है कि 1000 सीसी के अंदर कंटेन कर रहा है एक्स मॉलिक्यूल्स। 1000 सीसी के अंदर है एक्स मॉलिक्यूल्स, और तुम्हें पूछ रहा है कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा गैस एन के अंदर, जिसका वॉल्यूम है 250 सीसी, तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ सॉल्व करना, तो देखो सबसे पहले गैस एम की बात कर लेते हैं। गैस एम में उसने बोला है कि 1000 सीसी contains X molecules, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ कंपैरिजन किस किस के बीच किया जा रहा है? क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम हो गया, और ये मॉलिक्यूल्स हो गया। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? हाँ, तो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम हो गया और ये मॉलिक्यूल्स हो गया। अब इन दोनों के बीच कंपैरिजन है। अच्छा, दूसरा, अगर अपन बात करते हैं गैस एन की, तो गैस एन के बारे में अपने को क्या पूछा हुआ है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन गैस एन कंटेनिंग 250 सीसी,
250 सीसी में कितना मॉलिक्यूल्स है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। कितना मॉलिक्यूल्स है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। 250 सीसी में कितना मॉलिक्यूल्स है अपने को नहीं पता है। अब जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमेशा माइंड में रखो, मुझे 1 मोल के इक्वेट करना है, मुझे हमेशा 1 मोल के अंदर सब कुछ सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे अब यहाँ पे कोई भी चीज, कोई भी गैस का 1 मोल कितने वॉल्यूम के इक्वल होता है? कोई भी चीज की गैस का 1 मोल, 1 मोल इक्वल्स टू हाउ मेनी वॉल्यूम? यहाँ पे देखो 1 मोल, 1 मोल, ये 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम है अपने पास? 22.4 लीटर। ये 1 मोल इक्वल्स टू है अपने पास 22.4 लीटर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 22.4 लीटर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सीसी और लीटर सेम यूनिट है? क्या सीसी और लीटर सेम यूनिट है? क्या सीसी और लीटर सेम यूनिट है? सेम यूनिट है, यस और नो? नहीं यस, नहीं है, नहीं बराबर नहीं है। तो अपन पहले काम करते, लीटर को सीसी में कर लेते। तो सीसी मतलब बेसिकली एमएल है, सीसी मतलब बेसिकली एमएल है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 सीसी कर लेता हूँ, तो हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? yes, ये है अपने पास, इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1000 ml हो जाएगा। तो सीसी और एमएल एक ही बात है। तो अभी मेरे को इसके अंदर नहीं पता है कि इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल्स है। लेट से इसके अंदर है वाई मॉलिक्यूल्स। तो जो मेरा वाई के लिए आंसर आएगा वो मेरा कितना बनेगा? एक्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 22। सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया मैं। हाँ बोलो, तो y इक्वल्स टू मेरे पास क्या बनेगा? x इंटू 22.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 1000 कैंसिल, मेरा आंसर आ गया 22.4 x मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये y इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास? 22.4 x मॉलिक्यूल्स। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये x है, x। तो 22.4 x मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कितने के अंदर? 22.4 इंटू 1000 सीसी, मतलब 1 मोल के अंदर 22.4 x मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब गैस n की बात कर लेते हैं। अब गैस n के अंदर अगर अपन, मैं तुम्हें पूछता हूँ 22.4 इंटू 1000 सीसी, इंटू 1000 सीसी, तो 22.4 इंटू 1000 सीसी की अगर बात करते हैं, तो 22.4 इंटू 1000 सीसी में अपने पास ऑलरेडी कितना आंसर आ चुका है? अपने पास ऑलरेडी कितना आंसर आ चुका है? 22.4 इंटू एक्स मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे अपने पास जब 22.4 इंटू एक्स मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब इसके अंदर जो अपने पास अननोन है, इसके अंदर जो अपने पास अननोन है, मान लेते हैं इसको y। तो ये जो y मॉलिक्यूल्स अपने पास अननोन है, ये y इक्वल्स टू तुम्हारा क्या बन जाएगा? 22.4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 1000। तो यहाँ पे 22.4 कैंसल, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.25 इंटू एक्स मॉलिक्यूल्स। 0.25 इंटू एक्स मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर होना चाहिए 0.25 एक्स मॉलिक्यूल्स। चेक कर लेते हैं, 0.25 एक्स मॉलिक्यूल्स 62, 62, 62। हाँ, x/4 मतलब ही क्या हो गया? x/4, x/4 क्या 0.25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो, क्या मैं इसको ऐसा भी रिराइट कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा भी रिराइट कर सकता हूँ? 0.2, अरे भाई yes 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं Yes. ना, बेसिक फ्रैक्शन। तो हाँ, सर तो जीरो, हाँ बोल। दोनों गैसेस को हम डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते ना, मतलब 1000 इक्वल टू x 250 इज इक्वल टू, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, मतलब क्या किस 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 को डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है तू? mn को डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, क्योंकि मतलब उसमें कुछ नहीं नहीं, कंडीशन डायरेक्ट नहीं कर स्टेटेड नहीं सकते, है इसके लिए। डायरेक्ट नहीं कर सकते। तुमको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम्म, तुमको इक्वेट करने के लिए 1 मोल लेके आना पड़ेगा। तुमको इक्वेट करने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा? 1 मोल। हाँ
तो मेरा रीजन क्या था, मुझे 22.4 इंटू 10⁻³ सीसी मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे दोनों को इक्वेट करना था, और दोनों को इक्वेट मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे को 1 मोल के अंदर कंडीशन पता होगी। तो ये चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लो, हमेशा 1 मोल के लिए फाइंड करने का, पहले ऑलवेज गो फॉर 1 मोल। अगर 1 मोल के लिए मुझे पता चल गया तो मैं दोनों को इक्वेट कर लूंगा, क्योंकि कोई भी गैस हो उसका मोलर वॉल्यूम तो सेम होगा, कोई भी गैस हो उसका मोलर वॉल्यूम तो सेम होगा 22.4 लीटर, और हाँ 22.4 लीटर के अंदर जो भी मेरे पास मॉलिक्यूल्स आएंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। 22.4 लीटर्स की बात करेंगे तो 22.4 लीटर इक्वल्स टू एन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ना। तो उसके हिसाब से अपन कैलकुलेट कर लिए कि 1000 के अंदर अगर x है तो फिर 22.4 के अंदर कितना है, y है, तो y इक्वल्स टू अगर 22.4 टाइम x। और वैसी गैस n yes के अंदर मुझे कंडीशन दिया था कि 250 सीसी इज इक्वल्स टू अननोन था, तो मैं y मॉलिक्यूल मान लिया, कुछ तो अननोन है y। तो 22.4 इंटू 10⁻³ अब ये मैंने क्यों लिया, 1 मोल की इक्वेट ले लिया मैंने। तो ये 1 मोल किसके इक्वल है, ऑलरेडी 22.4 इंटू एक्स मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं दो गैस को इक्वेट कर रहा हूँ, करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, मोलार वॉल्यूम ले लिया, तो मोलार वॉल्यूम ले लिया तो मैं डेफिनेटली इक्वेट कर सकता हूँ। तो इतना मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 इंटू एक्स, तो ये y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.25x, और 0.25 को फ्रैक्शन यूज कर लो x/4। अच्छा, अब आंसर हम x/4 लिखे कि 0.25 लिखे, कुछ भी लिखो, अब तुम्हें तो एग्जाम में नहीं पता है कि तुमको क्या पूछा है। हाँ, सर अगर ऑप्शंस दिया है तो कर लो फ्रैक्शन के हिसाब से। बोल। सर ये सीसी किस लिए कंसिडर किया है? सीसी यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को सीसी लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन में ही मेरे को सीसी दिया है, चेक कर, ये क्वेश्चन में ही तो मेरे को सीसी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये हाँ। क्वेश्चन में मेरे को सीसी लिखा है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या, ml, वॉल्यूम की बात चल रही है, ml। यस। तो ये मैंने यहीं पे मेंशन किया है, ये मैंने यहीं पे मेंशन किया, किधर गया, ये मैंने यहीं पे मेंशन किया है कि 1 सीसी इज इक्वल्स टू 1 ml, 1 सीसी इक्वल्स टू 1 ml, ये यहीं पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो मैं पहले बोला हूँ सीसी में तुम्हें कंफ्यूज करेगा, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, सीसी को चुपचाप ml मान के चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीसी को चुपचाप ml कंसिडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है? जैसे सर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाँ बोल, सर क्या, मुझे डाउट है। बोलना। हम लोग ने एसटीपी पे एवोगाड्रो का नंबर यूज क्यों नहीं किया इसमें? लाइक एक्स हाँ को इस एक्स क्यों छोड़ दिया? हाँ हाँ एक्स को क्योंकि एवोगाड्रो से हाँ फाइंड नहीं हाँ कर सुनो सकते। सुनो सुनो सुनो, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को मेंशन किया गया है कंटेंट्स एक्स मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन में दिया है एक्स मॉलिक्यूल्स, इसीलिए मैं इसको Na के अंदर कंसीडर नहीं किया। क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि जो भी आंसर आने वाला होगा उसको एक्स मॉलिक्यूल्स मान लो, तो तुम्हें आंसर एक्स के फॉर्मेट में देना है, तुम्हें आंसर एक्स के फॉर्मेट में देना है, क्योंकि सर क्वेश्चन में बट मेंशन मैंने किया है। हाँ बोल, क्या। समझो ना, हम लोग ने पहले एवोगाड्रो का नंबर यूज करके एक्स फाइंड किया और फिर आगे सब्स्टिट्यूट किया तो। लेकिन तुम्हें आंसर तो एक्स के फॉर्मेट में देना है ना, तुम्हें आंसर तो एक्स के फॉर्मेट में देना है ना, तुम्हारा जो ओके। आंसर है वो तुम्हें एक्स के फॉर्मेट में देना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कंटेंट्स एक्स मॉलिक्यूल्स, तो तुम्हारा आंसर एक्स के फॉर्मेट में ही आएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में एक्स मॉलिक्यूल्स नहीं दिया होता, अगर तुम्हें क्वेश्चन में एक्स मॉलिक्यूल्स नहीं दिया होता, एक्स के जगह पे कुछ और दिया होता, लाइक 22.4 34.5 कुछ भी वैल्यू दिया होता एक्स के जगह पे, तो फिर तुम्हारा आंसर आता एक्यूरेटली 10⁻23 के फॉर्मेट में, जो भी आंसर आता। लेकिन इसने मान लिया है एक्स मॉलिक्यूल्स, तो फिर तुम्हें आंसर भी एक्स के फॉर्मेट में ही देना है, तुम्हें आंसर भी एक्स के फॉर्मेट में ही देना है। क्या ये चीज क्लियर है? जैसे, बोलो, इतना क्लियर है? यस ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे तुमको, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at the same conditions of temperature and pressure occupy the same amount of gas. What term describes the space occupied? अरे तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, बोलो क्या आंसर आएगा। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। 22.4 22.4। हाँ एग्जैक्टली, 1 मोल की बात चल रही है, 22.4 लीटर। वैसे ही 44 ग्राम ऑफ CO2 भी कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4, 22.4. दोनों ही सेम। और व्हाट टर्म डिस्क्राइब सच स्पेस ऑक्यूपाइड, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम।
इसको अपन क्या बोलते हैं, मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम, और क्या अपन बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे, मोलार वॉल्यूम, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम की बात चल रही है, तो एक मोल का वॉल्यूम इज मोलार वॉल्यूम। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। जैसे रुको, अभी स्टार्ट किया है मोल कंसेप्ट, तो सारे न्यूमेरिकली पहले ले लेते हैं। जैसे, और कहाँ दिया है न्यूमेरिकल्स, एक मिनट था। हम्म, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 100 में? रवि heated 367.5 gram of KClO3 in a test tube. The decomposition of potassium chlorate took place according to the reaction. ठीक है, तो मैं एक रिएक्शन लिखकर दिया है, that is 2 KClO3 UU 2 KCl plus 3O2, ये रिएक्शन लिख के दिया है। तुम्हें क्या क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम। तुम्हें क्या क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो मुझे बताओ तुम्हारा गैस कौन है, ऑक्सीजन। तुम्हारा गैस कौन आएगा, ऑक्सीजन, इतना तो कॉमन सेंस है। केसीएल सॉलिड स्टेट में होगा तो ऑक्सीजन ही गैसेस फॉर्म में आएगा, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस बोल के रखा है। तो पहला टारगेट है अपने को ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने का है। ठीक है, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ। तुम्हें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज योर क्वेश्चन मार्क, वॉल्यूम इज योर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वॉल्यूम इज योर क्वेश्चन मार्क। हमेशा पहले लिख लिया करो गिवन, गिवन क्या है और एक्चुअल क्या है। एक्चुअल मतलब बैलेंसिंग के हिसाब से, या ओरिजिनल भी बोल सकते हैं, एक्चुअल या ओरिजिनल। मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हें वॉल्यूम में आंसर पूछा है और तुम्हें गिवन में दिया है, गिवन में तुम्हें दिया है 367.5 ग्राम, तुम्हें दिया है 367.5 ग्राम ऑफ KClO3। अब बस मुझे इतना बताओ, अगर गिवन में पोटेशियम परक्लोरेट का मास दिया है, मुझे ग्राम्स में दिया है, तो मैं एक्चुअल में भी इसका आंसर किस में निकालूंगा, ग्राम्स में निकालूंगा। बोलो, एक्चुअल में भी मैं किस में निकालूंगा इसका आंसर, ग्राम्स में निकालूंगा, यस और नो। एक्चुअल में भी मैं Yes. ग्राम्स में निकालूंगा, जैसे यूनिट के नीचे यूनिट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिट के नीचे यूनिट। तो अगर यहाँ पे ग्राम है तो तुम्हें यहाँ पे मास लिखना पड़ेगा KClO3 का। अब ये कितना मोल लेके बैठा है, यहाँ पे 2 मोल्स है, 2 मोल है, मुझे मास चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर लो। तो KClO3 का मोलर मास कितना आता है भाई, K का इंडिविजुअली होता है 39, क्लोरीन का इंडिविजुअली होता है 35.5 एंड ऑक्सीजन का इंडिविजुअली होता है 16। चलो भाई बताओ जरा कितना आ रहा है फटाफट, कितना आ रहा है फटाफट। बोलो, कितना आ रहा है, KClO3 का मोलर मास कितना आ रहा है, KClO3 का मोलर मास कितना आ रहा है। तो बोलो जल्दी, कितना टाइम। अरे किसी का नहीं आ गया, KClO3 का मोलर मास 1 to 2.5 आएगा क्या सर? 122 नहीं, 1 to 2.5 है। लेट मी चेक, 90.5. हाँ, 1 to 2.5, नहीं नहीं सर, 90.5। 90. भाई 1 to 2.5 आ रहा है, 1 to 2.5 आ रहा है। मोलार मास निकालने में कैसे गलती कर रहे हो तुम लोग, मोलार मास निकालने में कैसी गलती कर रहे हो भाई। पोटेशियम का होगा 39, क्लोरीन का होगा 35.5 प्लस ऑक्सीजन का है 3 ठीक है। तो 3 टाइम्स 16 मतलब ये वैल्यू बन जाएगी मेरी 48। तो 48 प्लस 35.5 प्लस 39,
48 प्लस 35.5 प्लस 39, तो इसका आंसर निकल के आता है 122.5। ठीक है, इसका 122.5 तो इसका करेक्ट आएगा। तो ये मेरा मोलार मास है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 मोल्स बन रहा है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम पुट करना है, यहाँ पे मुझे पुट करना है वॉल्यूम। तो मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर करो, ये कितना मोल है, ऑक्सीजन का कितना मोल बन रहा है, ऑक्सीजन का कितना मोल बन रहा है, ऑक्सीजन का कितना मोल बन रहा है, 3 मोल्स। तो 3 मोल्स है, तो वॉल्यूम के लिए क्या मैं 3 × 22.4 लिखूंगा, या तो डीएम क्यूब लिखूंगा, 3 × 22.4 डीएम क्यूब, 3 × 22.4 डीएम क्यूब लिखूंगा, यस और नो, 3 × 22.4 डीएम क्यूब लिखूंगा, बोलो हाँ या ना, यस यस और नो। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 245 मेरा बन जाता है, ठीक है, 245 ग्राम। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 245 ग्राम ऑफ KClO3 gives you 3 × 22.4 अगर करोगे तो ये बनेगा 67.2 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। क्या रिलेशन समझा मैंने कहाँ से लाया पहले, क्या यस रिलेशन समझा पहले कहाँ से लाया, कि 245 ग्राम से मेरे को 67.2 डीएम क्यूब मिल रहा है। अब मेरे को क्वेश्चन में कितने में पूछा है भाई, मुझे क्वेश्चन कितने में पूछा है, 367.5 में पूछा है। तो 367.5 ग्राम्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो ये जो भी अननोन एक्स है, ये एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 367.5 मल्टीप्लाई बाय 67.2 डिवाइडेड बाय 245। सर 245 किधर से आया? 245 ये देखना यहाँ पे देख, 2 × 122.5, अच्छा 2 हाँ इंटू समझ। वन ट्वेंटी हाँ टू हाँ पॉइंट फाइव ओके। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब ये मैथ्स है भाई, पाई के टेबल में डालो फटाफट फटाफट, दिस इज मैथ्स, ये मेरा काम नहीं है सॉल्व करना, भी तुम्हारा काम है। 57.2 ट्राई करो, चलो कितना आ रहा है आंसर, सर 100.8 आ रहा 100.8 आ रहा है, बिल्कुल सही, 100.8 आ रहा है, 100.8 आ रहा है, 100.8, और यूनिट क्या रहेगा अपना, डीएम क्यूब, 100.8 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो ये 100.8 डीएम क्यूब ऑक्सीजन रिलीज करेगा एट एसटीपी, या प्रोड्यूस करेगा बोल लो एट एसटीपी। और सेकंड कंडीशन, ये था फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें, सेकंड कंडीशन में अपने को बोला है वेट ऑफ द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, कितना रेसिड्यू बच गया, कितना रेसिड्यू बच गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं फिर से एक बार रिएक्शन लिख लेता हूँ, 2KClO3 gives you 2KCl plus 3O2। तो यहाँ पे मेरे को ये चीज ऑलरेडी पता है कि एक्चुअली में, मैं ऊपर से ही लिख के आया हूँ ये चीज, कि एक्चुअली में ये है 245 ग्राम, ये है 245 ग्राम, ठीक है। और ये एक्चुअल है, मतलब बैलेंसिंग के हिसाब से कितना आया है तुम्हारा आंसर, ये 245 ग्राम है। और गिवन में तुम्हें दे के रखा है 367.5 ग्राम, 367.5 ग्राम। ओके, तुम्हारे पास केसीएल कितना बचा है ये तुमसे पूछ रहा है, केसीएल कितना बच गया ये तुमसे पूछ रहा है। तो अगर मैं केसीएल का वेट निकाल लूं, तो केसीएल का मोलार मास अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आता है, के का है मेरे पास 39 और क्लोरीन का है 35.5।
तो ये कुछ निकल के आएगा 74.5। तो 2 into 74.5 ग्राम KCl है। तो 367.5 ग्राम इक्वल्स टू कितना ग्राम KCl देगा मेरे को? x ग्राम KCl देगा। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। x इक्वल्स टू 367.5 मल्टीप्लाई बाय 2 into 74.5 डिवाइडेड बाय 245 डिवाइडेड बाय 245। इसको सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा KCl का कितना वेट बचा है, कितना रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब जो बच गया, तो KCl कितना बच गया मुझे पता चल जाएगा। ये एक ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड करने का। दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है, दूसरा कोई रास्ता है यहाँ पे और कैसे अप्रोच किया जा सकता है? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका कितना आएगा तुम्हारे पास? इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना बनेगा? टू 23.5 ग्राम आएगा। 223.5 ग्राम आएगा कैलकुलेट करोगे तो। हाँ, इतना आएगा। और ये कैलकुलेशन अगर थोड़ा टिपिकल जा रहा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो दूसरा तुम ये कर सकते हो कि सर अपने को ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीजन गैस कितना मिल रहा है अपने को। दूसरा अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव। अगर ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो दूसरा रास्ता है, सर ऑक्सीजन अपने को कितना मिल रहा है ऑलरेडी? 100.8 DM³ ऑक्सीजन है अपने पास। 100.8 DM³ ऑक्सीजन है अपने पास। अगर मैं इसका तुम्हें मास निकालने बोलूं, तो इसका अगर मैं तुम्हें मास निकालने बोलता हूँ, तो अपने को पता है सर 22.4 DM³, दैट इज मोलार मास जो ऑक्सीजन है वो है अपने पास 32 ग्राम। तो यहाँ पे 100.8 के अंदर x निकल के आ जाएगा अपने पास, दैट इज 32 मल्टीप्लाई बाय 100.8 डिवाइडेड बाय 22.4। ये भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा सिंपलर कैलकुलेशन हो जाएगा। ये थोड़ा सा सिंपलर कैलकुलेशन हो जाएगा कि 32 into 100.8 डिवाइड बाय 22.4। ये थोड़ा सा सिंपलर कैलकुलेशन हो जाएगा एंड इसका आंसर आएगा 144 ग्राम। इसका आंसर आएगा 144 ग्राम। अब मुझे बताओ, बेसिक तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट मास ऑफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर तुम्हारे पास टोटल मास था 367.5, टोटल मास था 367.5, जिसमें से ऑक्सीजन का मास बना 144 ग्राम, जिसमें से ऑक्सीजन का मास बना 144 ग्राम। तो अगर मैं मास ऑफ KCl निकालूं, तो मास ऑफ KCl इक्वल्स टू बनेगा मेरा 367.5 माइनस 144। तो अगर मैं 367.5 माइनस 144 करूंगा, तो क्या आंसर अगेन 223.5 पे आएगी आएगा? हाँ। बिल्कुल मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा। ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल एक दूसरे से मैच करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आंसर बिल्कुल मैच करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि मेथड दोनों करेक्ट है। तो तुम्हें जो मेथड इजी लगे तुम वो मेथड से एग्जाम में कर सकते हो। तो तुम्हारा आंसर बनेगा यहाँ पे, वॉल्यूम आएगा 100.8 DM³। तुम्हारा वॉल्यूम बनेगा यहाँ पे 100.8 DM³, और मास बचेगा 223.5, 223.5, 100, सर वो अल्टरनेट वाला एक बार वापस 100, बताओ ना। 100। तो 100.8 एंड 100.8 एंड 11.75, 11.75 ग्राम कैसे आएगा? 11.75 कैसे आएगा? 223.5 आएगा। ये करेक्ट है, ये मिस्टेक है, ये नहीं आ सकता। ये कैसे आएगा? 111.75 ग्राम कैसे आएगा आंसर? नहीं, ये मिस्टेक है, ये नहीं आ सकता। ये ठीक है, 100.8, ये ठीक है, ये करेक्ट है।
ये इनकरेक्ट है। 111.75 कैसे आएगा? नहीं, चांस ही नहीं है। मैंने तुम्हें दोनों मेथड से करके बताया, सेम आएगा। हाँ, अल्टरनेटिव सर मेथड बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ। अल्टरनेटिव मेथड में मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास एक रिएक्टेंट है, मान लेते हैं ए। एक रिएक्टेंट है जिसको ए कंसिडर कर ले, जो मेरे को दे रहा है बी प्लस सी। अगर मेरे को ए का मास पता है, सी का मास पता चल जाएगा, तो क्या बी का मास मिल जाएगा? अगर मुझे ए का मास ऑलरेडी पता है, सी का मास मुझे पता चल जाएगा, तो क्या बी का मास मिल जाएगा? क्या बी का मास मिल जाएगा? हाँ इतना पहले क्लियर है? हाँ। तो अब मेरे को सी का मास पता करना है, तो सी का मास पता करने के लिए मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब मैंने फाइंड किया, पहले स्टेप पे मैंने फाइंड किया वॉल्यूम। 100.8 डीएम क्यूब वॉल्यूम है। अब इसका मेरे को मास निकालना था, तो मैं पहले एक मोल का हेल्प लिया। एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 डीएम क्यूब। तो 22.4 डीएम क्यूब में 32 ग्राम ऑक्सीजन है। 22.4 डीएम क्यूब में 32 ग्राम ऑक्सीजन है। 22.4 डीएम क्यूब में 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो फिर 100.8 डीएम क्यूब में कितना ग्राम होगा? एक्स। तो एक्स को सॉल्व कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई 32 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 22.4। तो आंसर आएगा 144 ग्राम। अब ए का वैल्यू मुझे पता है 367.5 है, और सी का वैल्यू मुझे पता है 144, माइनस कर ले तो आंसर आ जाएगा बी का 223.5। तो मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया, आंसर 223.5 ही आ रहा है। ये गलत दिया है, होता है उनसे भी कोई मिस्टेक हो जाता है। ये 111.75 नहीं आएगा, नहीं, मिस्टेक है, 111 नहीं आ सकता। मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करके बताया 223.5, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 111 कैसे बन जाएगा? क्या चीज क्लियर है? बोलो, इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके। समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन? बोलो, समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, ठीक है। फिर 100 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसी टाइप में क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, फिर कोई एम्पिरिकल मास के बारे में पूछ रहा था, वो भी यहाँ पे दिया है, उसका भी एक क्वेश्चन है, एम्पिरिकल मास भी कर लेते। जैसे ये बहुत इजी है, पहले ये निपटा लेते फिर एम्पिरिकल मास वाले पे आते। जैसे ये वाला क्वेश्चन 112, 112 क्वेश्चन। 112 क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे तुम्हें? 112 क्वेश्चन क्या बोला है, देखो। Amit found that 30 gram of a gas occupied 1000 cc at STP। 30 ग्राम कितना गैस 30 ग्राम गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 1000 सीसी ऑक्यूपाई कर रहा है। तुम्हें पूछा है व्हाट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एंड द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास वेट, लेकिन पहले मॉलिक्यूलर मास तो पता चले, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो पता चले सबसे पहले अपने को। तो अगेन वही पुराना कंसेप्ट मैं यूज करूंगा। मैं हमेशा एक मोल के अंदर फाइंड करूंगा। कितने मोल के अंदर? एक मोल के अंदर। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मोलार मास। तो मैं हेल्प लूंगा यहाँ पे वॉल्यूम का। तो मैं पहले लिख लेता हूँ मुझे दिया क्या। मेरे को दिया हुआ है 30 ग्राम। 30 ग्राम कंटेन कर रहा है 1000 सीसी। तो मुझे बताओ एक मोल होता है 22.4 इंटू 1000 सीसी। 22.4 इंटू 1000 सीसी, यस और नॉट? एक मोल होता है 22.4 इंटू 1000 सीसी। और एक मोल का जो मास आएगा, क्या ये जो एक्स आएगा, क्या इसी एक्स को मैं मोलार मास बोलूंगा? क्या इसी एक्स को मैं मोलार मास बोलूंगा? यस और नो? ये जो हाँ 22.4 इंटू 1000 सीसी के अंदर जो मेरा मास आएगा एक्स ग्राम, वो एक्स ही मेरा मोलार मास होगा, क्योंकि मैं मोलार वॉल्यूम के अंदर फाइंड कर रहा हूँ। तो ये x इक्वल्स टू बनेगा 30 इंटू 22.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 1000 कैंसल, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 22.4 इंटू 3 मतलब 30, तो कितना आ जाएगा? 22.4 इंटू 3 होता है 67.2। तो ये हो जाएगा 672। ये हो जाएगा 672 ग्राम। 672 ग्राम ये हो जाएगा इसका मोलार मास। ये हो जाएगा इसका मोलार मास। तो जो भी गैस है इसका मोलार मास इतना ज्यादा है भाई कि 22.4 इंटू 1000 सीसी के अंदर इसका आ रहा है 672 ग्राम। क्या ये चीज पहले क्लियर है? एक्स इक्वल टू कैसे सॉल्व किया? Yes, sir. ठीक है, तो 22.4 इंटू 1000 इंटू 30 अपॉन 1000, 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 672 ग्राम।
तो 672 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया। वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है तुम्हारा? वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2, मोलर मास बाय 2। तो 672 इंटू 2 करोगे, 672 डिवाइड बाय 2 करोगे, 672 डिवाइड बाय 2, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 336। तो वेपर डेंसिटी बन गई 336, वेपर डेंसिटी बन गई इसकी 336। अब तुमसे पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैस विल बी प्रेजेंट इन 44.8 लीटर। मॉलिक्यूल्स और लीटर के बीच कंपैरिजन है। किसके बीच कंपैरिजन है? मॉलिक्यूल्स और लीटर के बीच कंपैरिजन है, मॉलिक्यूल्स और लीटर के बीच। तुम्हें पूछा जा रहा है 44.8 लीटर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, कितना मॉलिक्यूल्स होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ये तुम्हें पूछा जा रहा है। तो अगर मेरे को मोलार वॉल्यूम के अंदर पता है, अगर मुझे मोलार वॉल्यूम के अंदर पता है कि कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? अगर मुझे पता है मोलार वॉल्यूम के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? तो मोलार हाँ वॉल्यूम जो है, मोलार वॉल्यूम है मेरे पास 22.4 लीटर, इसके अंदर मेरे को पता है ग्राम्स कितना है, इसके अंदर मुझे पता है ग्राम्स कितना है। मुझे चाहिए मॉलिक्यूल्स, मुझे चाहिए मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली 672 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स आएगा? 672 ग्राम्स के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स आएगा? 672 ग्राम मतलब क्या एन मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगा? बोलो, 672 ग्राम मतलब क्या एन मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगा? हाँ। मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये जो 22.4 लीटर है इज इक्वल्स टू एन मॉलिक्यूल्स, 22.4 लीटर इक्वल्स टू एन मॉलिक्यूल्स, और 44.8 लीटर इक्वल्स टू वाई मॉलिक्यूल्स। नहीं पता वाई कितना है, तो y इक्वल्स टू मेरा बनेगा 44.8 इंटू एन का वैल्यू में पुट कर लेता हूँ, एन का वैल्यू में जस्ट नेक्स्ट स्टेप में पुट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 22.4। क्या ये वन जा और ये टू जा में जाएगा? बोलो। ओके, और अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बनेगा 12.044 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ चुका है। वेपर डेंसिटी का 336, मॉलिक्यूल्स तुम्हारे बन चुके हैं 12.044, और मोलार मास तुम्हारा बन चुका है 672 ग्राम्स। तो 112 112 112 112, तो 112 आ चुका है तुम्हारा 672 ग्राम्स, बिल्कुल सही बात है, 336, ओके, एंड 12.044 इंटू 10 to the power 20, करेक्ट आंसर है। क्या चीज क्लियर? क्या चीज क्लियर है? Yes, sir. क्या चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अच्छा, और जो इंपेरिकल वाला क्वेश्चन था वो भी ले लेता हूँ, एक सेकंड, इंपेरिकल वाला क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। इंपेरिकल, इंपेरिकल वाला भी क्वेश्चन पढ़ा था मैंने। हाँ, ये रहा 117, क्वेश्चन नंबर 117, 117 देखो, 117 है तुम्हारे पास इंपेरिकल। तो अगर 117 की बात करें, 117 क्या पूछ रहे तुम्हें 117 में? इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इज C2H3। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है तुम्हें C2H3, हाइड्रोकार्बन का रिलेटिव मोलर मास दिया है 54, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो मुझे बताओ, जो तुम्हारा एन होता है, फैक्टर होता है जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास होता है। Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास तुम्हें दिया है, इंपेरिकल मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास तुम्हें दिया है 54, इंपेरिकल मास निकाल लेते हैं C2H3। तो C2H3 मतलब 12 इंटू 2 कार्बन हो जाएगा, प्लस
1 प्लस 1 इंटू 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये मेरा कितना बन जाएगा नीचे, 24 और 3 25। तो 54/25 कितना आएगा भाई, ये 54/25, 54 और एक मिनट 25, सॉरी 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 25 कितना हो जाएगा ये, 24 और 3 27, 54/27 कितना हो गया ये, 54/27। बोलो, टू 2 आया, 2 आया। ओके। तो अब मेरे को पूछा है उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n यस इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n का वैल्यू 2 आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है C2H3। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो ये बन जाएगा तुम्हारा C4H6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ चुका है अपने पास C4H6। अब तुम्हें पूछा है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। C4H6 क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, क्या है C4H6 क्या है, कौन सा कैटेगरी है, C4H6 क्या है, अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन, अल्काइन की कैटेगरी बिलोंग कर रहा है ये। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सिंगल सिंगल, एच 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 एच, बन गया C4H6। क्लियर। और जनरल फॉर्मूला, तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई तुम्हारा, CnH2n-2। क्लियर, क्लियर है। हाँ यस सर। सर। यस। अभी जो मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन पूछा था किसने, कि जो भी अपने पास जो आंसर आता है सिंपल रेशियो का, तो उसका आंसर देता हूँ। अब देख, तेरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर कभी सिंपल रेशियो तेरा डायरेक्ट इंटीजर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तेरा सिंपल रेशियो कभी पॉइंट में आता है, मान ले 1.2 आया, 2.1 आया, तो अगर तेरा सिंपल रेशियो कभी भी 2.1 से 2.4 के बीच में आ रहा है, तो आई विल राउंड ऑफ टू 2। और अगर तेरा सिंपल रेशियो 2.6 टू 3 के बीच में आता है, तो आई विल राउंड ऑफ इट टू 3, आई विल राउंड ऑफ इट टू 3। और अगर आंसर एक्यूरेटली सर 2.5 आ गया, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ राउंड ऑफ नहीं करूंगा, मैं उसको, मतलब सिर्फ उसको नहीं, जितने भी मेरे पास नंबर आए होंगे उन सबको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 से, उन सबको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 से, और उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। अगर तेरा सिंपल रेशियो कभी पॉइंट्स में आया और पॉइंट्स तेरा राउंड ऑफ वाला पॉसिबल है, 0.1 टू 0.4, तो लोवेस्ट वाले में राउंड ऑफ कर ले, 0.6 टू हाईएस्ट वाला है तो हाईएस्ट वाले में राउंड ऑफ कर ले। लेकिन अगर 0.5 में कभी आया तो इसको राउंड ऑफ मत करना, 0.5 आया तो जितने भी तेरे पास वैल्यूज है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो तेरा जो भी है एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज यस सर। क्लियर है, तेरा डाउट क्लियर हुआ, जिसने पूछा था मेरे को ये, जिसने पूछा था, क्या ये चीज क्लियर हुआ, बोलो ये चीज क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, जिसने पूछा था उसको कुछ डाउट है अभी इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह में, इज इट क्लियर, समझा, समझा, ये चीज क्लियर हुआ यहाँ पे। ओके, ठीक है। बोलो और क्या डाउट था। हाँ, एक वो फॉस्फोरस वाला जो रिएक्शन है, फॉस्फोरस और H2SO4 वाला जो रिएक्शन है, फॉस्फोरस और H2SO4 वाला। और हाँ बोल। ये जो 2.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने का और बाकी के जो भी है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई उसको करने भी का। 2 से मल्टीप्लाई करने का, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, सिर्फ एक को 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा। मान ले तेरे पास जो इंटीजर आए हैं, मान ले तेरा एक आंसर आया है, एक का 2.5 आया, एक का 3 आया, एक का 1 आया, तो तू तीनों को मल्टीप्लाई करेगी, इसका 5 बनेगा, इसका 6 बनेगा, इसका 2 बनेगा। तो तेरा मान ले जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है, मान ले ए एलिमेंट था, मान ले ये ए एलिमेंट का है, ये बी एलिमेंट का है, ये सी एलिमेंट का है, तो A5 B6 C2 तेरा आंसर ऐसा बनेगा इंपेरिकल का। ठीक है। ठीक है।
तो अगर हाँ कभी पॉइंट में आता है 0.5 में, पर्टिकुलरली 0.5 में, तो राउंड ऑफ कभी मत करना, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। और अगर वो 0.5 नहीं है, 2.1 टू 2.4 के बीच में, तो लोअर में उसको राउंड ऑफ कर लो। और अगर 0.6 से हायर के बीच में आ रहा है तो हायर में राउंड ऑफ कर लो। और अगर एक्यूरेटली 0.5 आ रहा है तो फिर तुम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तुम्हें सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस ओके चलो। हाँ, अब जो फॉस्फोरस वाला रिएक्शन पूछा गया था कि फॉस्फोरस प्लस H2SO4, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें रिएक्शन याद रखना पड़ता है। इसका बैलेंसिंग का ट्रिक है, बट पॉइंट ये है कि अभी एक दिन पहले मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ, ट्रिक को थोड़ा प्रैक्टिस करने टाइम लगता है। वो 11th 12th की ट्रिक से वो तुम्हें अभी बता भी दूंगा तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा वो ट्रिक का। वो ट्रिक का कोई मतलब नहीं बनेगा, फिलहाल एक दिन पहले वो ट्रिक नहीं समझ सकते, वो ट्रिक को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए। तो जब पढ़ाया गया था तभी अगर ये ट्रिक दे दिया जाता तो फिर तुम अभी कर लेते, बट अभी ऑन द स्पॉट अगर मैं तुम्हें ट्रिक बताऊं तो नहीं होगा। ऐसे एकदम भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसके लिए कुछ तुम्हें पहले बेसिक चीजें आनी चाहिए, कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। तो मैक्स टू मैक्स एक दिन पहले मैं यही बोल सकता हूँ, थोड़ा सा रट्टा मारने की कोशिश कर लो आगे पीछे करके, और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे इतना पता होता है कि फॉस्फोरस प्लस H2SO4 है, तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो फॉस्फोरस का बनेगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस का बनेगा फॉस्फोरिक एसिड। अगर तुम्हें प्रोडक्ट्स याद हो गए ना तो बैलेंस करना और इजी हो जाता है। अगर तुम्हें प्रोडक्ट्स याद हो गए ना तो रिएक्शन बैलेंस करना काफी हद तक इजी हो जाता है तुम्हारे लिए। तो P4 + H2SO4 है। तो अगर तुम्हें इतना पता है कि फॉस्फोरस कन्वर्ट होगा फॉस्फोरिक एसिड में, और H2SO4 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा SO2 के अंदर, प्लस H2O निकलेगा बाय प्रोडक्ट। तो अब बस खाली बैलेंसिंग बचा है। अब यहाँ पे अब बोलो, पहले प्रोडक्ट्स तो ये बनता था, प्रोडक्ट्स ये बनता है तुम्हारा, बोलो सर प्रोडक्ट्स ये वो बनता है। रिएक्शन में P4 नहीं दिया है, खाली P दिया है बुक में। पी दिया है, ठीक है, अगर तुम्हें पी दिया है तो पी के साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक्चुअली कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा था, बट ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ पी दिया है तो पी से सॉल्व कर लो, और क्या बोल रहे उसके आगे। तो अभी तुम्हें पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो P + H2 छोड़, बोलो अभी बैलेंसिंग के टाइम पे क्या क्या किस किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। बैलेंसिंग के टाइम पे क्या क्या किस किस से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फॉस्फोरस बैलेंस दिख रहा है तुम्हें। अगर ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन है तुम्हारे पास यहाँ पे 4, और हाइड्रोजन है तुम्हारे पास 2। अगर 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है 4, 5, 6, और एक आ रहा है 7, तो बोलो किस किस को कहाँ कहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो किस किस को कहाँ कहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो किस किस को कहाँ कहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉस्फोरस + H2SO4, फॉस्फोरस + H2SO4, बोलो बोलो। बुक में आगे, बुक में आगे 4 लिखा होगा, कि बुक में आगे भी 4 नहीं लिखा है। नहीं सर, आगे 4 नहीं, तो बैलेंस कर देगा प्लीज। सिर्फ P + H2SO4 लिखा है। हाँ, सिर्फ P+, तो बता प्रोडक्ट क्या क्या बना है बुक में, प्रोडक्ट क्या क्या बना है बुक में। तो H3PO4 H2 4, और SO2 बना। हाँ H2O और SO2, बट ये रिएक्शन बैलेंस हुआ है क्या, ये रिएक्शन बैलेंस हुआ है क्या तेरा। नहीं हाँ हुआ है, मतलब सर वो टाइम, हाँ वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, दिख रहा है वो नहीं हुआ है बैलेंस, कहाँ बैलेंस हुआ है। अब उधर एक्चुअली सर देखा जाए ना। में हाँ बोल। हम्म। बुक में 2p दिया है, 5H2SO4 दिया है, और 2H3PO4 दिया है, और 2H2O और 5SO2 दिया है। ओके ठीक है। अच्छा, अब इस केसेस में देखो, मैं पहले जो 4 ले रहा था वो मैं 4 क्यों ले रहा था उसका रीजन बता रहा हूँ। जो मैं पहले 4 लेने की कोशिश कर रहा था वो मैं क्यों ले रहा था उसका रीजन बता रहा हूँ। अगर मुझे इतना पता है ये H3PO4 बनता है, ये SO2 बनता है, और ये H2O बनता है, तो अगर मैं P4 लेता हूँ, और क्यों 4 ले रहा था, क्योंकि फॉस्फोरस की एटोमिसिटी होती है 4, फॉस्फोरस की एटोमिसिटी होती है 4, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 ले रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है तो मल्टीप्लाई करने के लिए इधर भी 4 लेके आता हूँ, लाइक दिस। तो अब मेरे पास जो है, अब मेरा बैलेंसिंग थोड़ा कहीं ना कहीं इजी हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है 4 4 16, 17, 18 और 19 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो टोटल ऑक्सीजन मेरा कितना बन जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 10 सल्फर है तो 10 ऑक्सीजन भी, 10 सल्फर यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, अब जरा चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, 10 फोर जा 40, यहाँ पे आएगा 4 फोर जा 16, और 10 टू जा 20, 20 और 16, और यहाँ पर 1, तो 26 30, एक मिनट, 10 फोर जा 40, 4 फोर जा, सॉरी ये 16, ये 16 हो जाएगा, 4 फोर जा 16, 10 टू जा 20, तो 20 36 37, 37। 37, एक मिनट, 40 चाहिए ना मेरे को, 37। और हाइड्रोजन अपना कितना हो रहा है, 10 टू द 20, 20 है, और यहाँ पे अपने पास आ रहा है 4 थ्री द 12, 12, और यहाँ पे है 20, तो 8 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 4H2O ले। हाँ, तो अभी रिएक्शन बैलेंस है, अभी रिएक्शन बैलेंस है, बोलो अभी रिएक्शन बैलेंस है, बराबर। तो अब अगर P4 वाला रिएक्शन बैलेंस हो गया, अब अगर ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। 4 का आधा उसने कर लिया 2, 10 का आधा कर लिया 5, 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, 4 का आधा 2। तो मैं इसलिए P4 को लेके मैं आगे चल रहा था। अगर तुम्हें P4 वाला रिएक्शन का कोएफिशिएंट बैलेंस हो जाता है, तो ये कोएफिशिएंट के लिए बस डिवाइड बाय 2 करना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अच्छा, ठीक है सर। एक दिन पहले मैं ये बोल सकता हूँ तू P4 वाला रिएक्शन समझ ले, एक दिन पहले मैं ये ट्रिक दे सकता हूँ कि P4 वाला रिएक्शन समझ ले, कि P4 प्लस H2SO4 gives you H3O4 H3PO4 प्लस SO2 प्लस H2O। अब ये भी थोड़ा बहुत ट्रिक से याद हो सकता है, ये भी थोड़ा बहुत ट्रिक से याद हो सकता है कि यहाँ पे P4 है तो H3PO4 भी 4 टाइम्स है, और H2O भी 4 टाइम्स है, H2O भी 4 टाइम्स है। तो अगर तेरे को यहाँ से हाइड्रोजन तेरे को मिल गया, अगर तेरे को हाइड्रोजन मिल गया, दैट इज 4 3 जा 12 हाइड्रोजन एंड 4 2 जा 8, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20। तो टोटल अगर तेरे को 20 हाइड्रोजन, तो बाय डिफॉल्ट तू यहाँ 10H2SO4 ही लगाएगा, क्योंकि तेरे पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तेरे पास 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 10 सल्फर हो गया तो SO2 भी तो 10 लगाएगा, 10 सल्फर हो गया तो SO2 भी 10 लगाएगा, तो हो गया रिएक्शन बैलेंस, हो गया ठीक है। रिएक्शन बैलेंस। ओके ठीक है, तो एक दिन, हाँ, तो एक दिन पहले मैं यही ट्रिक दे सकता हूँ, इससे ज्यादा और कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगी। ठीक। ठीक है, ओके, हाँ बोलो, और कोई क्या बोल रहा था। आईयूपीसी में किसी को कुछ डाउट। आईयूपीसी मैंने कुछ बना के लाया छोटा मोटा, आईयूपीसी में किसी को कुछ डाउट। आईयूपीसी आता है सबको ऑलरेडी। बोलो बाकी लोग, और कोई किसी को कुछ डाउट। अरे बोलो जल्दी, और कोई डाउट किसी को कुछ। अरे बोलो जल्दी, बोलो जल्दी फटाफट। आरुषि, ध्रुवी,